नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और देश के समर्थन में ट्वीट की सजा मिलने वाली है। जी हां, सचिन और लता के ट्वीट की अब जांच होगी और ये आदेश दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। जांच के आदेश दे दिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से। क्या केंद्र के दबाव में ये ट्वीट किए गए? कांग्रेस की शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। रिहाना के ट्वीट के खिलाफ ट्वीट किया था लता मंगेशकर ने, सचिन तेंदुलकर ने, साथ ही बॉलीवुड की कई और हस्तियों ने भी। अब इन सभी के ट्वीट की जांच होगी। सबसे चौंकाने वाला फैसला है ये महाराष्ट्र सरकार का, खासकर जब बात सचिन तेंदुलकर की होती है, लता मंगेशकर की होती है। इन दोनों ने क्या ट्वीट किया था ये भी आपको हम बता दें। जो इन दोनों का ट्वीट था उसका अर्थ था और उसका उद्देश्य था ये कहना कि किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, किसी भी मुश्किल घड़ी से निकलने की ताकत हमारे लोकतंत्र में है और ऐसे में सभी लोगों को एकजुट रहना है। हमारे देश के अंदर की जो भी समस्याएं हैं, किसान आंदोलन हमारे देश के अंदर का मुद्दा है और इस समस्या का समाधान भी हमारे देश के अंदर ही निकलेगा, इसलिए सभी को मिलकर रहना है। ये अर्थ था इन दोनों के ट्वीट का। लेकिन अब इन दोनों के ट्वीट की जांच होगी कि कहीं इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में आकर तो ट्वीट नहीं किया। इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या? इस प्रकार का आपका जो सवाल है उसमें से कुछ बातें जो आपने यहाँ पे बताई है, खास करके साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट जो एकदम सिमिलर ट्वीट है। इस प्रकार की ट्वीट है, उसमें कोई एक लव भी इधर सिमिलर नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इनको ऐसी प्रकार की ट्वीट एक ही टाइम सबको करने के लिए मजबूर किया गया क्या? इस प्रकार का आपका ये सवाल दिखता है। तो सुना आपने गृह मंत्री महाराष्ट्र के, और वो कह रहे हैं कि इस बात की जांच होगी कि क्या इन सभी हस्तियों को, इन सभी स्टार्स को दबाव डाला गया, उन्हें कहा गया कि इस तरह का वो ट्वीट करें, जबकि उनके ट्वीट में ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिस पर आपत्ति जताई जा सके। बस इतना ही इन लोगों ने ट्वीट किया था। जो ट्वीट का सारांश था वो इसी तरह का था कि एकजुट रहना है किसी भी कंडीशन में। रिहाना पॉप सिंगर, जिन्होंने, ये देखिए सचिन तेंदुलकर का ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने जवाब दिया था रिहाना के ट्वीट का। पॉप सिंगर रिहाना, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था और यह कहा था कि हम किसान आंदोलन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद कई और हॉलीवुड हस्तियों ने और बाहर के लोगों ने भी ट्वीट किया किसान आंदोलन को हैशटैग करते हुए, जिसका जवाब सचिन तेंदुलकर ने भी दिया था। और उन्होंने सिंपली यही बात लिखी थी कि हमें इंडिया को एकजुट रहना है, टूटने नहीं देना है। लता मंगेशकर ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था, इंडिया इज अ ग्लोरियस नेशन एंड वी ऑल बी टुगेदर। ये भाषा थी। लेकिन अब इनके ट्वीट की जांच होगी। रिहाना पर किए गए कई हस्तियों के ट्वीट की जांच कराने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने समर्थन किया है। शिवसेना ने भी कहा कि जांच जरूरी है, जिससे पता चल सके कि कहीं कोई दबाव तो नहीं बनाया गया था। इसके तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और इसीलिए हमने गृह मंत्री जी से बात की है। उन्होंने उसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा ये गंभीर है विषय और इसी वजह से उनको इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, पुलिस का, उन्होंने उसको जांच के आदेश दिए हैं। It is imperative that we find out why the synchronized tweeting happened. Did it happen under some pressure or were they asked to tweet it from the government of India? So I think it is in the larger interest that transparency is maintained as far as tweeting out is concerned. तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने शिकायत की थी, तो कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करेगी ही। लेकिन लगता यह है कि कांग्रेस के दबाव में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सचिन और लता के ट्वीट की जांच कराने को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार अपने तमाम विरोधियों के साथ एक फांसीवादी तरीके से पेश आ रही है। एक ऐसे बड़े कलाकार और ऐसे खिलाड़ी जिस पर देश नाज करता है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करके उनको जांच के दायरे में लाना, उनको बदनाम करना और उनके समानांतर खड़ा करना, जो बाहर से रहकर भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार पूरी फांसीवादी नाजीवादी तरीके से व्यवहार कर रही है। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? मां भारती के साथ खड़े होना क्या अपराध है?
किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिर जांच किस बात की होगी? देश को एक सूत्र में रहने की बात इन्होंने कही थी, ऐसी कौन सी बात है कि जांच करने की नौबत आ गई? देखिए, गृह मंत्री का और कांग्रेस का ये कहना है कि जो यहाँ पे ट्वीट किए गए थे वो सारे ट्वीट एक साथ हुए। पिछले 70 दिनों से लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कुछ किसानों की मृत्यु हुई है, तभी ये ट्वीट नहीं किए गए। और जो ट्वीट किए गए हैं उसमें कई जगह जो है शब्दों का समानांतर है, कई जगह जो है ट्वीट बिल्कुल सेम है। सुनील शेट्टी ने अपने ट्वीट में मुंबई बीजेपी नेता हितेश जैन को टैग किया है, साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट जो है एकदम सेम है। और इन सभी ट्वीट का टाइमिंग और पैटर्न देखकर लग रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में किसानों ने ट्वीट किए होंगे, ऐसा कांग्रेस का और एनसीपी का गृह मंत्री का कहना है। तो इसी मामले को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस मामले को लेकर राज्य विभाग जो है जांच करेगा। उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी भी लगातार तंज कस रही कि जो लोग भारत रत्न है, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करें, लता मंगेशकर की बात करें, ऐसे लोगों के ट्वीट को चेक करना जो देश के पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया निश्चित ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ जो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी होगा। और जी अमित, इससे पहले भी कई ट्वीट्स, कई सेलिब्रिटीज और पत्रकार भी, उनके ट्वीट्स भी देखे गए जिनकी भाषा एक जैसी थी, वो पक्ष में भी और विपक्ष में भी वो उस ट्वीट हुआ करती थी। क्या इससे पहले इस तरह के मामलों की कभी जांच हुई है? देखिए, इससे पहले तो ऐसी चीजें बहुत सुनाई नहीं दी है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने कदम उठाया है, एनसीपी ने कदम उठाया है, महाविकास आघाड़ी सरकार ने कदम उठाया है, निश्चित तौर पर जो है चौंकाने वाला जो है एकदम यहाँ पर है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं किसी दबाव में तो नहीं ये लोग कर रहे हैं। अगर दबाव में कर रहे हैं तो इनकी सुरक्षा पे भी खतरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जो है इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी, आखिरकार किसके कहने पे जो है ये ट्वीट किया है। क्योंकि इनका ये कहना है कि हैशटैग भी सेम दिख रहा है, कई शब्द भी सेम दिख रहे हैं, साइना और अक्षय का ट्वीट सेम है, मतलब वर्ड ये ट्वीट है। बाकी चीजें जो है वो कोइंसिडेंट नहीं हो सकती हैं। तो इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है जरूरत पड़ी तो सितारों को बुलाकर पूछताछ भी की जा सकती है। ये भी अपने आप में बहुत ही आश्चर्य वाला मसला होगा कि जब भाषा ट्वीट्स की ऐसी है जो जोड़ने का संदेश दे रही है, वैसी भाषा के ट्वीट के लिए भी अब जाना भी पड़ सकता है इन सितारों को, इनसे पूछताछ हो सकती है कि किसी ने इन पर दबाव तो नहीं बनाया ऐसी ट्वीट करने के लिए। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन इस मसले ने, महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले ने एक अलग बहस की शुरुआत कर दी है। इस पर सियासत भी हो रही है और साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं। इधर चमोली आपदा से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आ रही है। इसरो की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि ऋषि गंगा के कैचमेंट एरिया में 3, 4, 5 फरवरी को हैवी स्नोफॉल हुआ था। 40 डिग्री के स्लोप से 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ निकल गई। एवलॉन्च होने से 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का डिस्चार्ज हुआ। आपको बता दें कि 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लगभग 1400 फुटबॉल के मैदान के बराबर होता है। तो इतना बड़ा एवलॉन्च हुआ था जल प्रलय से कुछ दिनों पहले, और वहां से जो पानी बड़ी मात्रा में निकला था, ठंडा पानी, बर्फीला पानी, और वही आगे बढ़ता गया और जल प्रलय कल हमने देखी। 7 फरवरी को चमोली की ऋषिगंगा घाटी में जो एवलांच आया उसकी प्री और पोस्ट सैटेलाइट इमेज प्राप्त हो चुकी हैं। ये सैटेलाइट इमेज क्या कुछ कहते हैं, इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला जी। सर, ये प्री और पोस्ट जो इमेज हैं ये क्या कुछ कहती हैं जो हमारे दर्शकों को आप समझें। अलकनंदा वैली जो ऋषिगंगा और धौलीगंगा आपको दिखाई दे रही है, इसको अगर आप पहले का देखें तो 2 फरवरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, परंतु 3 और 4 फरवरी को यहाँ काफ़ी बर्फबारी हुई है। ये 5 तारीख का फोटोग्राफ है जिसमें आपको फ्रेश बर्फ़ दिखाई दे रही है। और ये 6 की आपकी इमेज है जिसमें आपका ऋषिगंगा का कैचमेंट दिखाई दे रहा है। ये रेनी है जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। और ये धौलीगंगा दिखाई दे रही है जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे एनटीपीसी का पावर हाउस हुआ करता था। इसके पूरे कैचमेंट एरिया में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये 7 तारीख का सैटेलाइट इमेज है प्लैनेट लैब का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऋषिगंगा वैली की जितनी ऊपरी इलाका है यहाँ से बर्फ़ गायब है, मतलब ये बर्फ़ खिसक के नीचे की ओर आई है।
और इस प्रोसेस में जो रास्ते में आपकी ग्लेशियल डेब्री है वो बर्फ़ के साथ मिक्स होके नीचे आई है और फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण और मूवमेंट के कारण ये पानी में परिवर्तित हुई है। जो टोटल एरिया बर्फ़ का खाली हुआ है वो करीब 14 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको अगर आप पानी की मात्रा कहें तो पानी की मात्रा 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से अचानक एक फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई है और जिससे कि डाउन स्ट्रीम एरिया में रेनी के पास जो पावर प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट उसको और नीचे एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट था उसको काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ पे काफ़ी जानमाल की हानि हुई है। सर, ये जो 14 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जिससे एवलांच आया, अगर सामान्य तौर पे कहेंगे तो कितना बड़ा क्षेत्रफल रहा होगा, अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बजाय अगर सामान्य तौर पर इसको कहेंगे? नहीं, काफ़ी बड़ा इलाका है जिससे कि बर्फ़ हटी हुई है और करीब करीब 2 मिलियन के करीब आप क्यूबिक मीटर पानी है। तो जितना एक छोटे डैम में पानी होता है नॉर्मली उतना पानी जनरेट हुआ है अचानक एक साथ में, तो जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये रैनी वो जगह है जहाँ पे आपको ये बिलिंग करता हुआ पॉइंट दिख रहा होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जिसको स्टार्टिंग पॉइंट माना जा रहा है। तो यहाँ से ये फ्लड शुरू हुआ और ये पूरा क्षेत्र करीब जो बताया जा रहा है 14 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र से न सिर्फ बर्फ़ पानी का गोला बन के आगे बढ़ी होगी बल्कि उसके साथ जो तमाम मलबा है वो भी ऋषिगंगा घाटी में बहने लगा और इसके चलते वहाँ पर व्यापक तबाही सामने आई। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और चमोली में हुई तबाही में कई लोग लापता हो गए। कुछ के शव मिले जबकि कुछ अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जिन लोगों की जिंदगी इस आपदा में बच गई वो इसे चमत्कार बता रहे हैं। जो लोग लापता हुए उनके परिजन उनके मिलने की उम्मीद में हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभात पुरोहित ने रेणी गांव का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। कल जिस तरीके से जो है ऋषिगंगा में आफत बनकर जो ग्लेशियर टूटा था उससे न सिर्फ जो है यहाँ पर नुकसान हुआ बल्कि कई लोग अभी भी लापता है। ऐसे ही एक परिवार के बीच में मौजूद हूँ इस वक्त रेणी में, जहाँ से कि एक बुजुर्ग महिला लापता हुई है और साथ में उनकी बहू भी साथ में थी और पोता भी साथ में था। क्या उस वक्त का मंजर और कैसे उन लोगों ने अपनी जान बचाई और जो लापता हुई किस तरीके से हुई, तो खुद उसी परिवार के लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या वो मंजर रहा था, किस तरीके से वो स्थिति रही थी उस समय, क्या वहाँ पे हुआ था? वहाँ पे बहुत भयंकर पहाड़ फटा, ऊपर से मलबा आ रहे थे बहुत। सास और मैं खेत में थे। अरे मेरा लड़का भी था छोटा वाला, और मैंने लड़के को बचाने के चक्कर में मैं ऊपर आई। मैंने कहा वहाँ मेरे लड़का दब गया होगा, मैंने उसको भगाने का ये गौरव 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 उसको भी नहीं देखा मैंने। तब तक मेरी सास मलबा में दब चुकी थी, अभी भी लापता है। क्या उस वक्त मेरे ऊपर में बहुत पत्थर आए, मैं दौड़ दौड़ के आई। आपको एक दूसरी जिंदगी मिली है, क्या कहेंगे? मैं बड़ी मुश्किल, पता नहीं कैसे बचे, मेरे को तो वो था ही नहीं मैं बचूंगी करके ऐसे। यहाँ तक तो मैं खाली ऐसे आई बड़ी मुश्किल से, मेरे ऊपर से इतने पत्थर आ रहे थे कि तो ये जो है उस जो आपदा के जो प्रत्यक्षदर्शी है वो खुद ये महिला है और इनके साथ इनकी सास भी मौजूद थी और बेटा भी मौजूद था। हालांकि ये और बेटा जो है सुरक्षित किसी तरीके से जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इनकी सास अभी भी लापता है। इस तरीके से कई और भी लोग हैं जो अभी भी लापता है और परिजन उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, रेणी गाँव, चमोली। तो जो लोग बच गए हैं वो उम्मीद में है कि जो लोग अभी तक लापता हैं वो जरूर मिल जाएंगे। इधर ऋषिगंगा में आई आफत की वजह से कल जहां नीति घाटी को जोड़ने वाला मोटर पुल मलबे की भेंट चढ़ गया था, तो अब बीआरओ कोशिश में है यहां पर फिर से सड़क बनाने की। बीआरओ की चीफ इंजीनियर खुद मौके पर मौजूद हैं और किस तरह से बीआरओ अब वैली ब्रिज बनाएगी, किस तरह से यहां पर काम किया जाएगा, इसे लेकर चीफ इंजीनियर से बात की हमारे सहयोगी प्रभात पुरोहित ने, वो भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम रेणी के उस साइड पर मौजूद है जहां पर कि कल जो ग्लेशियर आने के चलते जो है पूरा हाईवे कट चुका था, जो यहाँ पे पुल था वो बैठ चुका था और बीआरओ ने यहाँ पर फिर एक बार मोर्चा संभालने का काम किया है। खुद बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर है उस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राठौर साहब, क्या व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? कल जब से 11 बजे के आसपास ये आपदा हुई थी तुरंत बीआरओ एक्शन में आ गया था। अभी आप देख रहे हैं बीआरओ दोनों सिरों की तरफ से पूरे जोर शोर के साथ काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी है, एक्सपेरिमेंट्स लग चुके हैं।
दिन रात चलेगा ताकि जितना जल्दी हो सके रास्ता बन जाए। जी, जिस तरीके से स्टार्टिंग वैली ब्रिज लगाने की बात हो रही तो क्या वैली ब्रिज यहाँ लगाया जा रहा है? ऑल्टरनेटिव अभी वैली ब्रिज का ही है, परमानेंट ब्रिज बनने में टाइम लगता है। अभी जो परमानेंट ब्रिज 90 मीटर स्पान का था, वहाँ गैप भी काफ़ी बढ़ चुका है। अभी हम कोशिश यही करेंगे कि वैली ब्रिज लगा के रास्ते को सुचारू करें। तो ये थे हमारे साथ KS राठौर, जो कि जो चीफ इंजीनियर है BRO के, और इनका कहना है कि यहाँ पर वैली ब्रिज लगाया जाएगा ताकि जो सीमांत नीति घाटी के जो लोग हैं उन तक कनेक्टिविटी पहुँचाई जाए और लोगों को राहत दी जाए यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी जो इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर है उसके लिए भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, तपोवन, चमोली। तो एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ जो चीजें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, उन्हें फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए किसानों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि MSP था, है और आगे भी रहेगा। मंडियों को बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि सुधारों की वकालत करता रहा है, लेकिन राजनीति की वजह से आज कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। 90,000 करोड़ रुपए, छोटी रकम नहीं है। 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई न कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहां भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया। 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है। छोटे किसान को फायदा हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।